हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, चलिए पढ़ते हैं जरा। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो यहां पर हमें क्या बताया गया है? अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स सीड्स A1, A2 and A3. These are sold as a mixture where their proportions are 4:4:2 respectively. ठीक है। Also their germination rates are 45%, 60% and 35% respectively. Calculate the probability of a randomly chosen seed to germinate. ये तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है बच्चों। फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? Calculate the probability that it is of the type A2 given that a randomly chosen seed does not germinate. अब यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स एज्यूम कर लेता हूं। लेट मी एज्यूम कि यहां पर इवेंट्स E1, E2 एंड E3 हो जाएंगे। तो इनको मैं क्या मानूंगा कि लेट दीज बी द इवेंट दैट सीड A1, A2 and A3 are selected या chosen respectively. ठीक है बच्चों, एक इवेंट हम E भी ले लेंगे। इसका मतलब मैं क्या लूंगा कि that the seed germinates. ठीक है, तो ये तो मैंने इवेंट्स एज्यूम कर लिए। अब यहां पर जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू लिखूंगा, यानी P ऑफ E1, तो ये क्या आएगा बच्चों? देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा 4:4:2, यानी सीड A1 को चूज करने का मतलब क्या हुआ? 4/4 + 4 + 2, यानी ये हो जाएगा आपका 10। देखो इस तरीके से। फिर सिमिलरली आप P ऑफ E2 की बात करेंगे, ये भी आपका 4/10 आ जाएगा। और P ऑफ E3 की बात करोगे तो ये बनेगा 2/10। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें फाइंड करना होगा P ऑफ E ओवर E1। इवेंट E1 यानी सीड A1 अगर हमारे पास है तो उसके जर्मिनेशन का रेट क्या होगा? तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं 45%। ठीक है, इसी तरीके से P ऑफ E ओवर E2 यानी सेकंड वाला सीड यानी सीड A2 अगर होगा तो उसका जर्मिनेशन रेट क्या है? तो ये है आपका 60%। एंड सिमिलरली P ऑफ E ओवर E3 के लिए सीड A3 की बात हो रही है तो इसका जर्मिनेशन रेट है 35%। अब ये सारा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके सामने है। अब यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की क्या पूछा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना होगा? यहां पर फर्स्ट पार्ट में बच्चों मुझे फाइंड करना होगा P ऑफ E। समझे कि नहीं? देखो इवेंट E आपने क्या माना था, यहां पर आप चेक करो। देखो मैंने स्टार लगाया, समझे? तो P ऑफ E मतलब ये क्या बनेगा? P ऑफ E ओवर E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E ओवर E2 इंटू P ऑफ E2। समझे बच्चों? ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन चुका है फिलहाल। अब देखो ये लास्ट वाला सीड यानी P ऑफ E ओवर E3 इंटू P ऑफ E3। अब इन सब की वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो चलो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो P ऑफ E ओवर E1 यानी 45%, सो लेट मी राइट इट 45/100। P ऑफ E1 यानी 4/10। चेक करके देखो ये वैल्यूज ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो। ठीक है, P ऑफ E ओवर E2 यानी यहां पर आ जाएगा 60%, दैट इज 60/100। P ऑफ E2 यानी ये भी आपका 4/10 ही है। फिर आगे P ऑफ E ओवर E3 यानी 35%, इसको ऐसे लिखो P ऑफ E3 यानी 2/10। ठीक है बच्चों। अच्छा, डिनोमिनेटर में 100 × 10 हर जगह आएगा,
मतलब इसको तो आप डायरेक्टली 1000 ऐसे कर दो। न्यूमरेटर में क्या होगा 45 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा आपका 180 प्लस यहां पर ये बनेगा 240 चेक कर लो और ये बनेगा 70 35 इंटू 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 180 प्लस 70 यानी 250 प्लस 240 क्या बनेगा 490 यानी 490 अपॉन 1000। यहां पर जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 49 अपॉन 100। अगर आपका मन हो तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो 49% आ जाएगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों। अब जरा सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ द टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि सीड A2 यानी इवेंट E2 है ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर सीड जर्मिनेट ना हो। यानी देखो इस तरीके से बन जाएगा। इवेंट E क्या था कि सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो E डैश यानी E बार क्या हो जाएगा कि सीड जर्मिनेट ना हो। तो ये आपको फाइंड करना होगा और यहां पर आप लोग यूज करेंगे बेस थ्योरम। समझे? तो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहां पर मुझे फाइंड करना है P ऑफ E2 ओवर E बार इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों, देखो इस तरीके से फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा P ऑफ E बार ओवर E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E बार ओवर E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E बार ओवर E3 इंटू P ऑफ E3, ठीक है। अब देखो यहां पर P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 इनकी वैल्यूज तो बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर आप देख लो, ठीक है ना। तो चलो पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं। P ऑफ E2 यानी क्या बनेगा, ये बनेगा 4/10, ठीक है। अभी P ऑफ E बार ओवर E2 की वैल्यू रहती है, उसको भी लिखेंगे, डोंट वरी। अच्छा डिनोमिनेटर में आओ, P ऑफ E1, तो P ऑफ E1 का मतलब ये भी आपका 4/10 आएगा प्लस P ऑफ E2 यानी अगेन 4/10 प्लस इसके बाद P ऑफ E3 यानी ये है 2/10। अब मेरे पास जो जो वैल्यूज बच गई हैं उनको निकालने का काम रह गया, यानी P ऑफ E बार ओवर E2, P ऑफ E बार ओवर E1 और फिर ये लास्ट वाला P ऑफ E बार ओवर E3। देखो यहां पर ये जर्मिनेशन रेट है P ऑफ E ओवर E1, तो 45% सीड A1 का जर्मिनेशन रेट है, तो जर्मिनेशन ना होने का रेट क्या आ जाएगा बच्चों, तो 55%। समझे कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख लो। ऐसे ही यहां पर P ऑफ E ओवर E2 60% यानी सेकंड सीड के जर्मिनेशन का रेट ये रहा, तो नॉन जर्मिनेशन का रेट क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा 40%, ठीक है बच्चों। यहां पर लिख लो आप 40%। अच्छा फिर लास्ट वाले का 35%, मतलब जर्मिनेशन का रेट ये रहा, तो नॉन जर्मिनेशन का रेट आ जाएगा 65%, ठीक है बच्चों। अब यहां पर परसेंटेज को 1/100 के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 40% दैट मीन्स 40/100, 55% यानी 55/100 और ऐसे ही 65% यानी 65/100। इस तरीके से लिखोगे तो फाइनली आपको ऊपर मिलेगा 40 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से आपको देके जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा 55 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 65 इंटू 2, देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा इसका। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं 10 से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर मुझे सिर्फ 4 इंटू 4 मिलेगा, नीचे यहां पर 10 से डिवाइड करने का मतलब 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे, यानी यहां पर सिर्फ 22 बचेगा, यहां पर 4 इंटू 4 यानी 16, यहां पर 65 इंटू 2 है यानी 13 इंटू 5 इंटू 2, यानी ये तो 10 से डिवाइड किया था मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सिर्फ 13 रह जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस में 29। चेक करके देखो बात समझ आई कि नहीं। तो ये बनेगा 1 और ये 5, यानी ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का।
तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां पर है बच्चों 49% और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा 16/51। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको यहां पर ये इवेंट्स भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लो जरा, आपका सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।